गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवापोरेशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है आपने ध्यान से। एवापोरेशन, एवापोरेशन होता क्या है बच्चों, समझना जरा ध्यान से। देखो, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने मान लो 100 ml पानी ले लिया, 100 ml पानी ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया। पानी लिया हुआ है मैंने एक कंटेनर के अंदर और 100 ml लिया हुआ है। और बच्चों मैंने क्या किया, इस पानी को मैं बाहर धूप में रखाया। सुबह सुबह मैंने क्या किया, उस पानी को धूप में रख दिया। पानी कितना था इसमें, 100 ml। मैं जब शाम को गया, इवनिंग में गया, तो मैंने देखा पानी रह गया लगभग 90 ml। पानी कितना रह गया, 90 ml। और ये तुमने देखा भी होगा, अगर हम बाहर धूप में पानी छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, ऊपर से वो खुला है बिल्कुल, अगर खुला बाहर धूप में पानी छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसमें से कुछ अमाउंट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों समझने वाली बात यह है कि मान लो बाहर का जो टेम्परेचर है ना, वो 38 डिग्री सेल्सियस है आज का, ठीक है। इस 38 डिग्री सेल्सियस पर भी उसका कुछ अमाउंट वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम तो ये मानते हैं ना, पानी के वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पे बनते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, 38 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी के क्या बन गए, वेपर बन गए हैं। बच्चों ये जो फिनोमिना होता है ना, अभी तो हमने देखा कि ऐसा होता है, और तुम्हारे सबके दिमाग में होगा हाँ ऐसा जरूर होता है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन है, ये होता क्यों है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो ये कि इस फिनोमिना को नाम देते हैं हम एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन होगा क्या, डेफिनेशन क्या होगी, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये ध्यान रखना है तुमने कि अगर कभी भी कोई लिक्विड वेपर में बदलता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और यहां 38 पे ही वो वेपर में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं, तो मैं इसको बोलूंगा एवोपोरेशन। और अगर कभी भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो हम उस फिनोमिना को नाम देते हैं वेपराइजेशन। वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये कुछ अलग फिनोमिना हो रहा था यहां पे। अब बच्चों अगली जो बात आती है हमारे पास वो ये है कि एवोपोरेशन हो कैसे जाता है, क्या कारण होता है एवोपोरेशन के पीछे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर यहां वाटर के मॉलिक्यूल मैंने लिए हुए हैं। सबसे पहली बात, जो वाटर के मॉलिक्यूल यहां है इस कंटेनर के अंदर, सभी वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब उनके मूव करने की एबिलिटी, मूवमेंट की एबिलिटी सबकी एक जैसी नहीं है। कुछ ऐसे हैं इनमें मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि मूवमेंट करने की एबिलिटी, मतलब कि बाहर जाने की एबिलिटी। जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, वो इस लिक्विड को छोड़ के बाहर जाना चाहेंगे वेपर की फॉर्म में, ठीक है। ये जो हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये पता क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा है तो वो बाहर निकलना चाहेंगे, और बाहर निकलना चाहेंगे तो वो बाहर जब जाएंगे तो किस फॉर्म में जाएंगे, वेपर की फॉर्म में। और बच्चों इस तरह से एवापोरेशन का फिनोमिना होता है। मैं यहां पे लिखता हूं क्या, द मेन रीजन फॉर एवापोरेशन
is that in a liquid some particle have always, मैंने always वर्ड लगाया, ये हमेशा होगा, हमेशा, और हर लिक्विड के लिए ट्रू होगा ये, always have always more kinetic energy, more kinetic energy than the other. So these particles escape, छोड़ देते हैं, escape the liquid in the form of vapor, in the form of vapor, vapor की फॉर्म में वो लिक्विड को छोड़ के बाहर चले जाते हैं. सही बात है. अब बच्चों मैं तुम्हें एक और बात यहां समझाने वाला हूं, बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा तुम्हें, लेकिन समझने की कोशिश करना. बच्चों इस लिक्विड के अंदर जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी वो पार्टिकल बाहर निकल गए. अब जो पार्टिकल यहां बच गए उन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लो है, उन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लो है. और मेरे प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मेरे कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा. समझना बात को. यहां इस लिक्विड के अंदर जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी वो पार्टिकल लिक्विड को छोड़ के बाहर चले गए, और जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम थी वो इस लिक्विड के अंदर ही है एज इट इज. यानी कि अब लिक्विड के अंदर लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल बचे हुए हैं. बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी लो है ना तो इस लिक्विड का टेम्परेचर भी लो होगा. इसका मतलब जब भी एवापोरेशन होगा, जब भी एवापोरेशन होगा तो जो लिक्विड बचेगा ना उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा. इसका मतलब एवापोरेशन हमेशा कूलिंग काज करता है. मतलब एवापोरेशन जब भी होगा ना तो जो सामान या जो लिक्विड हमारे पास बचेगा ना उसमें हमेशा कूलिंग होगी. कूलिंग की वजह है टेम्परेचर का डिक्रीज होना. सही बात है यहां तक. तो बच्चों मैं यहां लिखता हूं एक बात, क्या एवेपोरेशन, बड़े काम की बात है, एवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग. एवेपोरेशन हमेशा कूलिंग काज करता है. अब कूलिंग की वजह क्या है, देखो बच्चों समझना. मान लो मेरे पास पेट्रोल है, एक लिक्विड है पेट्रोल, सुना है तुमने पेट्रोल के बारे में. पेट्रोल की एक बूंद मैंने अपने हाथ पे गिरा दी. जैसे ही मैं पेट्रोल की एक बूंद अपने हाथ पे गिराऊंगा ना पेट्रोल इमीडिएटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में. और तुमने देखा भी है पेट्रोल की एक बूंद जैसे ही मैं अपने हाथ पे गिराऊंगा पेट्रोल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरा हाथ जहां पे पेट्रोल गिरा था वहां से ठंडा हो जाएगा. बच्चों तुम करके देख सकते हो ये चीज. ये पता है क्या हुआ है, कौन सा फिनोमिना हुआ है, यहां एवापोरेशन हुआ है. मतलब कि पेट्रोल वेपर में कन्वर्ट हो गया. लिक्विड था पेट्रोल और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हुआ. लेकिन जब वो वेपर में कन्वर्ट हुआ ना उसने हमारी स्किन से हीट निकाल ली. वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा करनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा करने के लिए उसने क्या किया, हीट निकाल ली स्किन से और बाहर निकल गया. इसका मतलब जो अब स्किन है मेरी उसके अंदर हीट डिक्रीज हुई. जिस जगह से उसने हीट निकाली वहां पे हीट डिक्रीज हुई, इसीलिए वहां पे कूलिंग काज होती है. मेरे प्यारे बच्चों सेम ऐसा ही एसीटोन, जैसा पेट्रोल होता है वैसा ही एक हमारे पास लिक्विड होता है एसीटोन. जैसे ही मैं एसीटोन को अपने हाथ पे गिराता हूं ना तो हाथ बिल्कुल ठंडा हो जाता है उस जगह से जहां पे मैंने एसीटोन गिराया है. और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी एवापोरेशन है. तो मेरे प्यारे बच्चों मैं एक और बात लिखता हूं यहां पे, एवापोरेशन ऑलवेज काज कूलिंग. दिस इज बिकॉज
दिस इज बिकॉज व्हेन ए लिक्विड एवेपोरेट, जब कभी भी कोई लिक्विड एवेपोरेट होता है, इट टेक्स हीट फ्रॉम एनीथिंग, वो हीट लेता है कहां से? फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज से, एनीथिंग विच इज टचेज, जो उसको टच कर रही है। जैसे मैंने पेट्रोल को अपने हाथ पे गिराया ना, तो मेरा हाथ टच कर रहा है उस पेट्रोल के साथ, तो हाथ ठंडा होगा मेरा, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल ने वहां से हीट को निकाल लिया है, ठीक है, विच इज टचेज, सो इट विल ऑलवेज कॉज कूलिंग, क्योंकि इसने वहां से हीट निकाल ली, ऑलवेज, सो इट विल ऑलवेज कॉज कूलिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी है। इसका जवाब तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि जब एवापोरेशन होता है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल बाहर चले जाते हैं और जो पार्टिकल बचते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लोअर होती है। लोअर काइनेटिक एनर्जी का मतलब टेम्परेचर कम होगा। मैं इसका ये जवाब भी लिख सकता हूं, और ड्यूरिंग एवापोरेशन particle having higher kinetic energy escape the liquid को छोड़ देते हैं, while the particle having lower kinetic energy are left, वो बच जाते हैं नीचे। और आगे अगली बात, सिंस लोअर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगी। डिक्रीज द टेम्परेचर, हैंस एवापोरेशन कॉज कूलिंग, एवापोरेशन कॉज कूलिंग, इसीलिए एवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है। ठीक है बच्चों, सही बात है यहां तक? अच्छा, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो नीचे का तो मैंने जो बोला है उसी हिसाब से नोट करना है तुमने। चलो बच्चों, अब सुनो आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी यह है कि अब हमें यह देखना है एवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, एवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों एवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो एवापोरेशन को अफेक्ट करता है बच्चों वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो तुम, मान लो मैंने एक कंटेनर बाहर रखा धूप में और आज का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और शाम को जब मैंने जाके देखा, इवनिंग में जब मैंने जाके देखा तो इस 100 ml में से 90 ml बचा, ठीक है। अगर आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता तो ये है ना 90 से कम बचता। क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, बाहर जाने वाले जो पार्टिकल है उनकी संख्या बढ़ेगी, और बाहर पार्टिकल अगर ज्यादा जाएंगे तो मैं ये कहूंगा एवापोरेशन ज्यादा होगा। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of evaporation
इंक्रीज। ठीक है, या बच्चों मैं ये कह सकता हूं एवेपोरेशन, एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो एवेपोरेशन होता है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एवेपोरेशन बढ़ेगा, एवेपोरेशन बढ़ेगा। और अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो एवेपोरेशन भी कम हो जाएगा, तो एवेपोरेशन कम हो जाएगा। सही बात है बच्चों यहां तक। और ये कहानी हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे क्लोथ वॉशिंग करते हैं ना जब, और उनको सुखाते हैं हम बाहर जाके, तो क्लोथ के अंदर क्या है, पानी रह जाता है, और जब हम सुखाते हैं तो वो पानी वेपर में कन्वर्ट होता है। यहां भी एवापोरेशन हो रहा है, क्योंकि जब बाहर सुखाते हैं तो बाहर का टेम्परेचर 38 या 40 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा ये टेम्परेचर होगा इस टाइम में, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब एवापोरेशन हो रहा है। अब बच्चों एक दिन, किसी दिन ज्यादा तेज धूप है, ज्यादा तेज धूप है तो जो क्लोथ है वो जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इसका मतलब जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा होगा उस दिन रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होगा। बच्चों दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एवापोरेशन को वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्लोथ की वॉशिंग की, फिर हम उनको सुखाने जा रहे हैं बाहर। अब किसी बच्चे ने कैसे सुखाया, उसको अच्छे से फैलाया नहीं, एक ही जगह इकट्ठा करके रख दिया वहां पे, तो बच्चों वो जल्दी से नहीं सूखेगा ना। लेकिन अगर मैं उसको अच्छे से खोल के ओपन करके सुखा के आता हूं तो वो बड़ी जल्दी सूख जाएगा। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है बच्चों, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा एवापोरेशन होता है। जितना कम सरफेस एरिया होता है, जितनी छोटी जगह होती है उतना कम एवापोरेशन होता है। मेरे प्यारे बच्चों देखना समझना, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया रेट ऑफ एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज। एवापोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है। देखो एवापोरेशन, जो एवापोरेशन होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा, अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा तो जो एवापोरेशन है, जो एवापोरेशन है वो बढ़ जाएगा। और अगर मैं सरफेस एरिया कम करूंगा, अगर मैं सरफेस एरिया कम करूंगा तो जो एवापोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। सही बात है। यहां तक कि दो फैक्टर हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरे फैक्टर के बारे में जो एवापोरेशन को अफेक्ट करता है। देखो बच्चों नेक्स्ट जो फैक्टर है, नंबर 3 जो फैक्टर है जो एवापोरेशन को अफेक्ट करता है वो है हमारे पास ह्यूमिडिटी। सबसे पहली बात तो बच्चों हमें पता होना चाहिए ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर वाटर की प्रेजेंस, कि एयर के अंदर वाटर कितना मौजूद है। जितना ज्यादा एयर के अंदर वाटर मौजूद होगा ह्यूमिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं लिख देता हूं, ह्यूमिडिटी मींस, ह्यूमिडिटी मींस प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, एयर के अंदर
वाटर वेपर की जो प्रेजेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब एक बात सुनो तुम ध्यान से, मान लो मेरे पास ये एक लिक्विड है, ठीक है, और मैंने इसको बाहर रखा हुआ है एवापोरेशन के लिए, मैंने इसको बाहर एवापोरेशन के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और आज के दिन जब मैंने इसको एवापोरेशन के लिए रखा तो आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मान लो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा का मतलब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें वाटर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, उसमें वाटर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, ये वाटर के वेपर हैं। और वाटर के वेपर ज्यादा क्यों है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अब जब एवापोरेशन होता है तो यहां के लिक्विड जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लिक्विड के पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो बाहर जाना चाहेंगे। अब बाहर पहले से बहुत ज्यादा वेपर मौजूद है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है आज, तो जो ये वेपर बाहर जाना चाहेंगे ना, इनको ये जो ऑलरेडी मौजूद है वाटर के वेपर, ये रोकेंगे बाहर जाने से, यानी कि इनके बाहर जाने में ये रुकावट पैदा करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन लगाएंगे, तो बच्चों आसानी से ये बाहर नहीं जा पाएंगे। और अगर ये वाटर के वेपर आसानी से बाहर नहीं जा पाएंगे तो जो एवापोरेशन का रेट है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एवापोरेशन क्या होता है, जब ये लिक्विड के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होंगे ना, तभी तो हम कहेंगे एवापोरेशन हुआ है। अगर ये आसानी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब एवापोरेशन का रेट कम होगा। तो मैं यहां लिखता हूं एक बात, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी rate of evaporation decrease, रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एवापोरेशन होता है, जो एवापोरेशन होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के, ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ाऊंगा, अगर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ाऊंगा तो जो एवापोरेशन है, जो एवापोरेशन है वो कम हो जाएगा। और अगर मैं ह्यूमिडिटी कम करूंगा, अगर मैं ह्यूमिडिटी कम करूंगा तो जो एवापोरेशन है वो बढ़ जाएगा। सही बात है बच्चों। अब सुनो, अगला जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जो एवापोरेशन को अफेक्ट करता है, ये लास्ट फैक्टर है, ये है बच्चों विंड स्पीड, मतलब कि हवा की स्पीड। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे, कई बार ऐसा होता है ना कि जब क्लोथ की वॉशिंग करते हैं तो हम उनको फैन के नीचे सुखा देते हैं, क्योंकि फैन के नीचे फैन चल रहा है, हवा आ रही है और हवा आ रही है तो वो जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हवा है, विंड जो है, विंड स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है एवापोरेशन का रेट भी बढ़ता है। क्लियर है यहां तक की बात? तो मैं यहां लिखता हूं ऑन इंक्रीजिंग विंड स्पीड रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज, एवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो एवापोरेशन है, जो एवापोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां से मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती है, जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे एवापोरेशन भी बढ़ता है, एवापोरेशन भी बढ़ता है। और अगर विंड स्पीड कम होती है, अगर विंड स्पीड कम होती है तो जो एवापोरेशन है बच्चों, एवापोरेशन भी कम हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है यहां तक की बात? तो बच्चों ये था एवापोरेशन, और हमने फैक्टर भी पढ़े जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जो गर्मियों के टाइम में मटके में पानी डालते हैं ना,
मटके का पानी ठंडा रहता है गर्मियों के टाइम में, वो भी एवापोरेशन की वजह से है। एवापोरेशन क्या कैसे हो रहा है, जो मटका होता है ना मिट्टी का बना होता है और उसमें फाइन पोर्स होती है, छोटी छोटी पोर्स होती है, माइक्रोस्कोपिक पोर होती है, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। क्या होता है बच्चों, उन पोर्स से, जो पोर होती है उन पोर्स से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। और जो पानी बचेगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है एवापोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, जो पानी बचेगा उसमें जो पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो पोर में से बाहर निकल जाएंगे वेपर की फॉर्म में, जो बच जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वहां कूलिंग होगी। सही बात है बच्चों, समझ में आ गया सारा का सारा। बच्चों ये जो लेक्चर था केवल एवापोरेशन का लेक्चर बनाया है हमने, छोटा सा लेक्चर है, लेकिन बच्चों अच्छे से एवापोरेशन को समझना है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं तुम्हें कल ही एक प्रॉब्लम सीट प्रोवाइड कराने वाला हूं, उस प्रॉब्लम सीट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसके। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ के इसके जो भी डाउट आते हैं मेरे से पूछना है और इस टॉपिक को क्लियर कर लेना है। लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा, जो आगे आने वाला लेक्चर होगा, वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस यूनिट का। थोड़ा सा बचा हुआ है, लगभग 30 मिनट का एक लेक्चर और होगा और हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी हो जाएगी बच्चों। हमारी केमिस्ट्री में टोटल 4 यूनिट है और उसका एक हिस्सा हम कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब हमारा 25% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं तुम सारे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। थैंक यू।